आपको हर एक चीज इतनी सटीक तरीके से कैसे याद रह जाती है? मेरी मर्जी। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। हम दुनिया के इकलौते देश हैं जिसे S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम रशिया से मिला है। अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि अमेरिका हमको प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है। उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। आखिर मुसलमानों के पास इतनी जमीन आई कहाँ से? कम्युनिटी ये कहे कि मैं तो बहुत गरीब हूं, बहुत मजलूम हूं और 21 लाख एकड़ जमीन वो दे रहा है, तो या तो ये सच है या वो सच है। आप सोचिए कैसा षड्यंत्र है। बॉस आपका बुरी तरीके से डांट रहा हो ना, तो भी दुम हिलाते रहना है। ना कोई सेल्फ स्टीम, ना ईगो। सारी सेल्फ स्टीम ईगो घर में आके दिखानी है। क्या सुधांशु त्रिवेदी क्रिकेट देखते हैं? क्रिकेट में भी बड़ा बदलाव आ गया है। ममता बनर्जी, देखिए, संघर्ष से निकली हुई नेता, असदुद्दीन ओवैसी, धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। इंदिरा गांधी। आपातकाल नहीं लगाई होती तो इंदिरा जी के लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो दई है, ऐसा किया कमाल। जो लोग हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन पे निकली हुई यात्राओं को संवेदना का प्रतीक मानते थे, वो सेना के अप्रतिम शौर्य पर निकली तिरंगा यात्रा को राजनीति का प्रतीक मानते हैं। मुझे लगता है देश की जनता इस के पीछे की राजनीति को भली भांति समझती है। नमस्कार, मैं हूं सुकन्या सिंह जादौन और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्हें इंडियन पॉलिटिक्स का विकिपीडिया कहा जाता है। इनके बारे में हर कोई जानता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुधांशु त्रिवेदी की। स्वागत है सर आपका। नमस्कार। सबसे पहला सवाल यही होगा मेरा कि हर कोई जानना चाहता है कि आपको हर एक चीज़ इतनी सटीक तरीके से कैसे याद रह जाती है? बिकॉज वी आर यंगस्टर्स, हमें नहीं याद रहती है। नहीं, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ इंटरेस्ट। आप सब लोगों को भगवान ने लगभग समान प्रकार की स्मरण शक्ति रखी है। सिर्फ इस पे निर्भर करता है कि आप किस चीज़ में रुचि लेते हैं। जैसे मैं बच्चों से भी कहना चाहूँगा, कोई फिल्म देखी, उसका कोई गाना अच्छा लगा तो 2 लाइन याद हो जाती है ना। ऐसा तो नहीं कि रजिस्टर पे लिख के उसको आप रटते हैं या रिपीट करते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आप किस चीज़ में अपना चित्त लगाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया मन बुद्धि चित्त अहंकार। तो बुद्धि वहाँ पर ज़्यादा तेज़ी से काम करती है जहाँ आपका चित्त लगा होता है। अभी हाल फिलहाल में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफ़ी टेंशन्स रही। उस बीच एक सवाल जो सबके मन में था, क्या भारत डिफेंस ड्रिवन डिप्लोमेसी की दिशा में आगे बढ़ रहा है? यानी कि पहले सैन्य कार्रवाई फिर बातचीत। देखिए, भारत ने इस समय अगर देखा जाए तो आर्थिक नाकेबंदी, फिर कूटनीतिक नाकेबंदी और उसके बाद सामरिक कार्रवाई की है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिसे कहते हैं 3 pronged एक्शन, भारत ने लिया है। और जहाँ तक आपने डिफेंस ड्रिवन डिप्लोमेसी की बात कही है, तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन इन 10 वर्षों में आया है। आज हमारा डिफेंस प्रोडक्शन 1,27,000 करोड़ रुपए हो गया है। हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़कर 23,000 करोड़ रुपए हो गया है। अनेक देशों को हम मिसाइल दे रहे हैं। और जहाँ तक हम डिप्लोमेटिक एंगल से देखें तो हम दुनिया के इकलौते देश हैं जिसे S-400 एंटी मिसाइल सिस्टम रशिया से मिला है, डिस्पाइट बीइंग ए मेंबर ऑफ क्वाड। और अमेरिका ने हम पे प्रतिबंध नहीं लगाया, बल्कि अमेरिका हमको प्रीडेटर ड्रोन दे रहा है। उसका कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। एंड वी आर द ओनली कंट्री आउटसाइड नाटो जिसको प्रीडेटर ड्रोन मिल रहा है। तो प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से और S-400 रशिया से प्राप्त करना दर्शाता है कि डिफेंस की डिप्लोमेसी में मोदी जी के नेतृत्व में भारत किस ऊंचाई तक। भाजपा के आलोचक अक्सर कहते रहते हैं कि इस तरीके की सैन्य कार्रवाई को भाजपा बाद में चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करती है। इस पर आपका क्या? देखिए, हमने कभी भी किसी चीज़ का राजनीतिकरण नहीं किया। 2016 में जो हुआ था, तो उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस ने की, 2019 में एयरफोर्स ने की और 2025 में सेना की 2 बेटियों ने की। तो सेना ने अपना कार्य किया, सेना ने उसे बताया। अब अगर किसी को उसको बताने मात्र में राजनीति नजर आती है, तो मैं पूछना चाहता हूं, जो लोग हमास और हिजबुल्लाह के समर्थन पे निकली हुई यात्राओं को संवेदना का प्रतीक मानते थे, वो सेना के अप्रतिम शौर्य पर निकली तिरंगा यात्रा को राजनीति का प्रतीक मानते हैं। मुझे लगता है देश की जनता इस के पीछे की राजनीति को भली भांति समझती है। रक्षा मंत्रालय, रेलवे, इसके बाद तीसरा नाम आता है वक्फ का। वक्फ के पास बहुत सारी ज़मीन है। सवाल सबके मन में कि आखिर मुसलमानों के पास इतनी ज़मीन आई कहाँ से?
देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा संशोधन करूंगा। रक्षा मंत्रालय, रेलवे दोनों सरकार के हैं, तो सरकार के बाहर सबसे ज्यादा जमीन है तो वक्फ के पास। नंबर 2, भारत का वक्फ बोर्ड दुनिया का सबसे अमीर वक्फ बोर्ड है। नंबर 3, आप कितनी मजेदार बात समझिए कि भारत की जो 1904 और 5 में वक्फ बोर्ड का एक्ट आया, 2013 तक 17 लाख एकड़ जमीन थी। 2013 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट 7-8 के आसपास आती, जिसमें कहा जाता है कि मुसलमानों की स्थिति कुछ मामलों में बहुत खराब है, आर्थिक दृष्टि से खराब है, कुछ मामलों में वो शेड्यूल कास्ट से ज़्यादा खराब स्थिति में है। मगर उसी 2013 से 23 के बीच में 21 लाख करोड़, 21 लाख एकड़ जमीन ऐड हो गई। तो भाई ये कैसे हो सकता है कि जो कम्युनिटी ये कहे कि मैं तो बहुत गरीब हूँ, बहुत मजलूम हूँ, और 21 लाख एकड़ जमीन वो दे रहा है? तो या तो ये सच है या वो सच है, सच्चर की बात, या ये झूठ है या वो झूठ है, और ऐसा लगता है कि दोनों ही झूठ है। इसीलिए ईमानदारी से वक्फ की उस जमीन को सही और समुचित तरीके से मुस्लिम समाज के हित में प्रयोग हो सके, इसलिए वक्फ बोर्ड के संशोधन का कानून लाया गया। एक सवाल, क्रिश्चियंस के लिए मिशनरी स्कूल, मुसलमानों के लिए मदरसे, फिर हिंदुओं के लिए गुरुकुल क्यों नहीं? यहाँ पे जो आपने बात कही है बहुत महत्वपूर्ण बात है। उससे बड़ी बात यह है, मुस्लिम अपने बच्चे को पढ़ाता है, बड़ा होते ही उसको धार्मिक पुस्तक पढ़ाता है, मस्जिद में ले जाता है, क्रिश्चियन भी चर्च में ले जाता है। कितने माँ बाप अपने बच्चों को ले जाना चाहते हैं? ऐसा नहीं, हम लोगों ने भी कोई ऐसा तो नहीं कि कोई ऑफिशियल धार्मिक शिक्षा ली हुई है। आज एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि हिंदू समाज में जो हमारे माता पिता हैं वही इस बात में रुचि नहीं लेते हैं कि बच्चे को धार्मिक संस्कार किस प्रकार से दिया जाए और उसका परिणाम क्या होता है। हर माँ बाप शुरू में अपने कैरियर में लगे रहते हैं और उनके मन में रहता मेरा बच्चा पढ़ लिख कर, बच्चा या बच्ची पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाए, बहुत बड़ी पोजीशन पे आ जाए, बाकी चाहे जो करे। बाद में जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो फिर समझ में आता है कि बाकी चाहे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और लास्ट में उन बच्चों के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आता है। इसीलिए ओल्ड एज होम बढ़ रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है समाज में इस विषय पे जागरूकता की आवश्यकता है। और जो यंग बच्चे हैं, लड़के लड़कियां, उनको भी मैं कहना चाहूंगा, गजब की थ्योरी आपको समझाई जाती है। आप किसी कॉर्पोरेट में काम करने जाते हैं तो कहते हैं कंपनी के कल्चर के हिसाब से काम करिए, कंपनी के इथॉस को फॉलो करिए, और वही आपको समझाया जाता है फैमिली के कल्चर को तो बंधन मानिए, फैमिली के इथॉस को तोड़ दीजिए और प्रोफेशनल इथॉस को देखिए। आप सोचिए कैसा षड्यंत्र है जो ये आपको समझाता है कि बड़ा भाई बड़ी बहन तो छोड़िए, अगर आपके माँ बाप ने भी कुछ बोल दिया तो मेरी सेल्फ स्टीम, मेरा सेल्फ ईगो कैसे बोल दिया। वही आपको ये बताता है कि जब प्रोफेशन में जाइए तो देयर आर ओनली 2 लॉज। नंबर 1, बॉस इज ऑलवेज राइट। नंबर 2, इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन रिफर टू रूल नंबर 1। यानी अगर बॉस आपका बुरी तरीके से डांट रहा हो ना, तो भी दुम हिलाते रहना है, ना कोई सेल्फ स्टीम ना ईगो। सारी सेल्फ स्टीम ईगो घर में आके दिखानी है। मुझे लगता है बहुत गहराई से जो ये दिमागों में भरा जा रहा है, युवा पीढ़ी को षड्यंत्र को समझना चाहिए। रामायण, रामायण से आपका पसंदीदा श्लोक कौन सा है? देखिए, रामायण तो इतनी अद्भुत है, उसमें कुल अगर वाल्मीकि कृत रामायण की बात करें 24,000 श्लोक हैं। तुलसी कृत रामायण में अगर हम देखें तो जो अंतिम चौपाई है वो ये कहती है कि कहत परम पुनीत इतिहासा, श्रवण ही होत सकल भ्रमनासा। यानी एक परम पवित्र इतिहास है जिसके सुनने मात्र से मन के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, और आप उसको जितना सुनते जाएंगे उतना आप उसकी गहराई में उतरते चले जाएंगे। जिसे वो कहते हैं ना, पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, हिय की प्यास बुझत न बुझाए। उतना आप उसमें इन्वॉल्व होते चले जाएंगे और उतने आपके मन का कैसा भाव होगा, जिसे कहते हैं राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करहि जिमि प्राणा। जैसे शशि किरण मतलब चंद्रमा की किरण, चकोर पक्षी निरंतर उसको देखता रहता है और उसकी जो उसके प्रति लगाव है वो अनवरत रहता है। उसी प्रकार संत जो हैं वो अनवरत भगवान राम के उस दिव्य और भव्य स्वरूप की तरफ सदैव रहते हैं। जैसे आप सबने वो भजन सुना होगा ना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। उसमें एक लाइन है जो भगवान राम के इस पूरे स्वरूप को बताती है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। यानी जिनके रोम रोम से अनेकानेक ब्रह्मांड बन जाते हैं,
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें सो मम उर्वासी जग उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। यानी कौशल्या जी कह रहे वो मेरे गर्भ में आ गए, यह बात बड़े बड़े बुद्धिमानों की मत यानी बुद्धि समझ नहीं पाती, वो स्थिर नहीं रह पाती, वो हिल जाती है। आज मैं कहना चाहता हूं इसीलिए हमारे जो भगवान हैं वो किसी भगवान के प्रतिनिधि नहीं है, वो किसी भगवान के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म है। इसलिए उसको आप पढ़ेंगे तो एक बहुत अंतर समझ में आएगा। हमारे यहाँ बहुत गहराई है, मगर उसको प्री रिक्विजिट कोर्स के साथ पढ़िए। ऐसा करिए, इंजीनियरिंग पढ़ने से पहले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ ली जाती है, जैसे मेडिकल पढ़ने से पहले जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़ी जाती है। ये हरकत मत करिए कि बच्चे ने इंग्लिश सीख लिया केजी नर्सरी में, कहे अब शेक्सपियर के साहित्य की मीमांसा मैं कर सकता हूं, और वो फिर दुराग्रह पूर्वक ये कहे यही 27 लेटर तो लिखे हुए हैं, मुझे तो मैंने तो पढ़ लिया है क्लास फर्स्ट में ना। क्लास फर्स्ट में आपको आती है, अभी शेक्सपियर की व्याख्या करने लायक नहीं है, तो वो तो बहुत छोटी चीज है। इतने बड़े गहरे ग्रंथों की व्याख्या के लिए पहले प्री रिक्विजिट ज्ञान ले लीजिए, फिर आप देखिए आपका जीवन कितना बदलेगा। एक सवाल लोग जानना चाहते हैं, क्या सुधांशु त्रिवेदी क्रिकेट देखते हैं, और अगर देखते हैं तो फेवरेट प्लेयर? एक दौर में हम लोग देखते थे बचपन में, तब बड़ा इंटरेस्ट था, और मगर अब आजकल तो उतना देखने का मौका नहीं मिलता। जिस जमाने में हम लोग बच्चे थे तब सुनील गावस्कर, कपिल देव, इन सब का नाम था। बाद में सचिन तेंदुलकर और ये सब सौरभ गांगुली का दौर आया, फिर विराट कोहली, सहवाग का दौर आया। मगर मैं क्रिकेट के बारे में भी ये भी कहना चाहूँगा, क्रिकेट में भी बड़ा बदलाव आ गया है। एक फूड फॉर थॉट देता हूँ, पहले टेस्ट मैच होता था, टेस्ट मैच में अब तो किसी को याद भी नहीं होगा, एक दिन का रेस्ट डे होता था, 2 इनिंग्स होती थी, फिर आया वनडे 50-50, फिर आया 20-20। मगर ये क्या टीमों के को वास्तविकता में जो जो हम आगे बढ़ते चले गए, चांस की संभावना बढ़ती चली गई। जैसे टेस्ट मैच में आपको दोनों प्रोबेबिलिटीज रूल आउट करनी है, जीतना भी है और ड्रॉ करने से भी रोकना है। वनडे और 20-20 आते आते बस एक ही प्रोबेबिलिटी है, अगर हम हारे नहीं तो जीत ही जाएंगे। वैसे मैं एक फूड फॉर थॉट देता हूँ, वनडे इंटरनेशनल में कोई टीम पहले बैटिंग करे और 1 विकेट पर 50 ओवर में 250 रन बनाए, दूसरी टीम 9 विकेट पे 49 ओवर और 5 गेंदों पे 251 बना ले, कौन जीत गया? तो एज पर रूल दूसरी जीत गई, पर क्या वो जीतने लायक थी? अब आइए, एक बैट्समैन आया, स्ट्राइक रेट हम कहते हैं ना, आया, उसने पहली बॉल पे चौका मारा, दूसरे पे आउट हो गया। नेक्स्ट इनिंग में आया, पहली बॉल पे 1 रन बनाया, दूसरे में आउट हो गया। तीसरे में आया, पहली बॉल पे छक्का मारा, तीसरे में आउट हो गया। 4 इनिंग्स के बाद उसकी स्ट्राइक रेट निकलेगी 200%। और एक बैट्समैन आया, उसने चारों में सेंचुरी बनाई, मगर 100 रन बनाने में उसको 150 गेंदें लगी, तो उसकी स्ट्राइक रेट निकलेगी 66%। इसलिए जरा इसको भी बड़ी गहराई से देखने की जरूरत है। एक फाइनल रैपिड फायर कर लेते हैं फटाफट से। कुछ पॉलिटिशियंस का नाम लूंगी मैं, आपको बस ये बताना है कि उन पॉलिटिशियन का नाम सुनकर पहला वर्ड आपके दिमाग में क्या आता है। सबसे पहला नाम है ममता बनर्जी। देखिए, संघर्ष से निकली हुई नेता, आज वो पूरी तरीके से बंगाल की जनता के साथ निर्ममता का प्रतीक बन गई है। असदुद्दीन ओवैसी। धुम धुम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे। एस जयशंकर। गंभीरता के साथ भारत के विषय को पूरे दुनिया में रखने वाले, तो मैं ये कह सकता हूं कि उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और कूटनीतिक क्षमता से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर यह स्थापित करने में सफलता हासिल की कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इंदिरा गांधी। देखिए, एक बहुत सशक्त नेता जो कि किसी कारणवश अपने व्यक्तिगत स्वार्थ में न पड़ गई होती, आपातकाल नहीं लगाई होती, तो उन्होंने कई सारे अच्छे कार्य करने में सफलता हासिल की होती। परंतु मैं इतना कह सकता हूं कि उनके कई कार्य अच्छे भी थे, जैसे रॉ की स्थापना करना, RAW की स्थापना करना। परंतु उसी के साथ ये भी है कि उनके कार्यकाल के बारे में जो डिक्लासिफाइड फाइल्स हैं KGB और CIA की, वो बहुत सारी ऐसी कहानियां कहती हैं। मगर इंदिरा जी को मैं सम्मान और श्रद्धांजलि देते हुए कहना चाहूँगा कि आज इंदिरा जी जहाँ भी होंगी तो देखकर चौंक जाती होंगी कि मेरी वही पार्टी है जो कहती है कि मैंने तो पाकिस्तान तोड़ दिया था
और ये नेताओं के बयान पाकिस्तान में सुर्खियां बटोर रहे हैं। ये मेरा वही परिवार है जिसमें कि मेरा ग्रैंडसन ऐसा है कि पाकिस्तान उसका डोजियर में नाम दे रहा है। तो इंदिरा जी के लिए एक पंक्ति कहना चाहूंगा कि बूढ़ा वंश इंदिरा जी का उपजा ऐसा लाल कि लुटिया सारी डुबो दई है ऐसा किया कमाल। डोनाल्ड ट्रंप। ये डोनाल्ड ट्रंप इस समय सबसे शक्तिशाली नेता है और इन पे मुझे वो चीज़ याद आती है, वो जो पुराना गीत था ना 90 के दशक का, मेरी मर्जी, मैं चाहे ये करूं मैं चाहे वो करूं मेरी मर्जी। लास्ट, शशि थरूर। शशि थरूर एक बहुत ही कैपेबल डिप्लोमेट रहे। आज की डेट में वो बहुत एक कुशल राजनेता हैं और सबसे बड़ी बात है इंग्लिश उनकी बहुत शानदार है। किसी भी बच्चे को अगर इंग्लिश सीखनी हो तो शशि थरूर जी की स्पीचेस को सुने तो मुझे लगता है कि ही शुड बी, मतलब वैसे तो वो ब्लू आइड है ही और वो आयु में हमसे बड़े हैं तो बॉय कहना ठीक नहीं, बट देयर इज अ फ्रेज इन इंग्लिश, ही शुड बी ए ब्लू आइड बॉय ऑफ एवरीबडी हु वांट्स टू अंडरस्टैंड द डिप्लोमेसी और हु वांट्स टू अंडरस्टैंड द न्यूएंसेस ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ सुधांशु त्रिवेदी जी। देखते रहिए इंडिया टीवी।